नमस्ते साथियों, स्वागत है आज की क्लास में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उसमें 1 से लेकर 9 तक हमने प्रश्नों को हल किया था। आज हम करने जा रहे हैं अगले जो प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 10 से। मुझे पूरी उम्मीद है आपको 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन थे, जो हमने ठीक पिछले वाले वीडियो में पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखते हैं आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज भी है। सबसे पहले आ रहा है, एकदिष्ट अधिमान से आपका क्या अभिप्राय है? एकदिष्ट अधिमान की डेफिनेशन हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहां से डेफिनेशन भी पूछी जाती है, लेकिन साथ ही साथ यहां से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो जस्ट आगे आने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एकदिष्ट अधिमान किससे बोलते हैं। यदि उपभोक्ता के पास में 2 या 2 से अधिक बंडल है, तो वह उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें अन्य बंडलों की तुलना में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि कोई भी उपभोक्ता, कोई भी व्यक्ति उस बंडल को अधिमान देता है अन्य बंडलों की तुलना में जिसमें कम से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक हो और साथ ही साथ दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो। कम से कम बोला है ना, शब्द को बहुत ध्यान समझना। कम से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक हो, यानी कि दोनों ही वस्तुओं की मात्रा भी अधिक हो सकती है। हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें कोई बंडल दे रखा है 2 और हमें 3 बंडल दे रखे हैं। ये आ जाएगा आपका 1 2 2 1 और फिर आ रहा है 1 1। तो हम इस बंडल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अधिमान दे रहे हैं। ये आपका एकदिष्ट अधिमान। तो जो आपके पास में अन्य जो बंडल दे रखे हैं उसमें इनकी तुलना में इस वाले बंडल में कम से कम एक वस्तु की मात्रा तो अधिक होगी, लेकिन साथ ही दूसरी वस्तु की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहली वस्तु की मात्रा अधिक है, लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा देखो बराबर है, कम नहीं हो रही है। अगर मान लो 2 और 1 होता या 0 होता तो हम इसे एकदिष्ट अधिमान नहीं कह सकते थे। फिर नहीं सकते, यहाँ पर देखो दूसरी वस्तु की मात्रा क्या आ रही है, अधिक आ रही है, लेकिन पहली वस्तु की मात्रा वापस कम नहीं हो रही है। तो कम से कम एक वस्तु की मात्रा क्या है, अधिक है। लेकिन यहां पर देखें तो देखते हैं दोनों ही वस्तुओं की मात्रा अधिक है। तो हमारी डेफिनेशन भी ये आ रही कि जिस बंडल को आप अधिमान दे रहे हैं उसमें अन्य बंडलों की तुलना में कम से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक हो, कम से कम यानी कि दोनों वस्तुओं की मात्रा भी अधिक हो सकती है, और साथ ही दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो, उसे हम एकदिष्ट अधिमान कहते हैं। तो ये जो उपभोक्ता के लिए क्या होगा, एक एकदिष्ट अधिमान है, यानी कि इन बंडलों की तुलना में वह इसे क्या देता है, बहुत अधिक प्राथमिकता देता है। तो ये हमारा डेफिनेशन के आधार पर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट दे रखा है, अब देखो इसी के आधार पर क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट है। देखो बहुत ध्यान से समझना, अधिमान एकदिष्ट का मतलब हो गया कोई भी जो उपभोक्ता होगा वह उसे प्राथमिकता दे रहा था, वरीयता दे रहा है। और साथ ही साथ में एक शब्द आ रहा है जो हमने अनधिमान वक्र में पढ़ा था, तटस्थता, या हम ये कह सकते हैं तटस्थ। तटस्थ किसे बोल रहे हैं, कि वह 2 बंडलों में जब तुलना ही नहीं कर पाता है। जैसे कि हम देखें कि ये आपको बंडल दे रखा है 2 और 1, अब इनके बीच में वह तटस्थ है। तटस्थ का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ही बंडल उनके लिए समान प्राथमिकता वाले होंगे। तो ये समझना, ये जो दोनों चीजें आ रही है, ये जो है ये एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं विपरीत है। अगर तटस्थ है इसका मतलब अधिमान नहीं हो सकता, क्योंकि वह उन दोनों को क्या कर रहा है, समान प्राथमिकता दे रहा है। और यदि वह एकदिष्ट अधिमान है, तब ऐसी स्थिति में वह उनके बीच में क्या रह सकता है, तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर आधारित है। वापिस समझे एक बार, तटस्थ का मतलब उपभोक्ता जो होगा वह यह नहीं बता पाएगा कि उसके लिए कौन सा बंडल अच्छा है या कौन सा बंडल बुरा है, यानी कि वह समान प्राथमिकता देता है। तो जब इनके बीच में तटस्थ अगर रहता है तब वह अधिमान नहीं दे पाएगा, तो एकदिष्ट अधिमान नहीं हो सकते। और यदि एकदिष्ट अधिमान है तो ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता तटस्थ नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों में से क्या हो सकता है, केवल एक तथ्य ही सही साबित हो सकता है। इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन है, देखो समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमें दे रखा है, यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट है। देखो हमें साफ साफ दे रखा है अधिमान एकदिष्ट है, वो हमें दे रखा है अधिमान एकदिष्ट है। तो क्या वह बंडल 10 8 और 8 6 के बीच में तटस्थ हो सकता है क्या? तो आपको बंडल दे रखे हैं 10 8 और 8 6 के बीच में तटस्थ हो सकता है क्या? तो जो हमें बता रखा है कि अधिमान एकदिष्ट है, तो ऐसी कंडीशन की स्थिति में वह तटस्थ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया छात्रों? देखो कुछ नहीं है, अधिमान एकदिष्ट है, ऐसी कंडीशन में तटस्थ नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखें, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, हम देखें क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन 12 भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से है।
ये हमें दे रखा है कि मान लीजिए उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट है। देखो यहां पर भी हमें क्या दे रखा है, अधिमान एक दिष्ट है। अधिमान एकदिष्ट है, बंडल 10-10, अगर अधिमान एकदिष्ट है और फिर हमें दे रखा है कि बंडल 10-10, फिर दे रखा है हमें बंडल 10-9 और 9-9, पर उसके अधिमान श्रेणीकरण के विषय में आप क्या करेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, श्रेणीकरण करना है। देखो समझना ध्यान से, बहुत इजी है। हमें दे रखा है अधिमान एक दिष्ट है, इसका मतलब किसी न किसी बंडल को क्या दे रखा है, वरीयता दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है, प्रेफरेंस में रख रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, का उसको क्या कर सकते हैं, का उसका श्रेणीकरण भी कर सकते हैं, हम रैंक दे सकते हैं कौन सा बंडल ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारा मापदंड क्या होगा, कि जहां पर उसे अधिक वस्तुएं मिल रही है वो उसके लिए क्या होगा, प्राथमिकता के क्रम में होगा। तो हम श्रेणीकरण में देखें तो हमारे पास में 3 बंडल है, तो हम इसे श्रेणी देते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। फिर हमने टेबल बना ली, एक तरफ आपकी श्रेणी हो जाएगी, एक तरफ आपके बंडल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, हमने सबसे ज्यादा देखो क्या आ रहा है, 10-10 आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, प्रथम प्राथमिकता में हो जाएगा, तो पहला बंडल आ जाएगा 10-10। फिर देखते हैं 10-9 और 9-9, तो सीधी सी बात है, यहाँ प्रथम जो वस्तु आ रही है उसमें एक इकाई ज्यादा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 10-9 आ जाएगा, और फिर तीसरा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9-9 आ जाएगा। तो यदि अगर अधिमान एकदिष्ट है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी या रैंक दे सकते हैं। और अगर क्वेश्चन यूं आ जाता कि क्या वह इन बंडलों के बीच में तटस्थ है, तो क्या श्रेणीकरण हो सकता है, या श्रेणीकरण को परिभाषित कीजिए, श्रेणीकरण को लिखे, तो एसीकरण में हमारा श्रेणीकरण करना संभव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वह उनके बीच में क्या रहता है, तटस्थ रहता है। अब चूंकि यहाँ पर एक दिशा अधिमान है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको रैंक दे सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। यह आ रहा है कि मान लीजिए कि आपका मित्र बंडल 5-6 और 6-6 के बीच में तटस्थ है। देखो 5-6 और 6-6 के बीच में है ना, जो उपभोक्ता है या मित्र है वो क्या है, तटस्थ है ना, तटस्थ है ना। यहां पर हम इनकी मात्राओं पर ध्यान नहीं दे रहे, कि हमें ये बता दिया ये उपभोक्ता के विवेक के ऊपर है कि वह किन मंडलों के बीच में तटस्थ हो रहा है। तो हमें ये बता रखा है इनके बीच में तटस्थ अगर वह है, तो क्या उसके मित्र के जो बंडल है वह अधिमान एकदिष्ट अधिमान हो सकते हैं क्या। तो जब इनके बीच में तटस्थ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत बोला दोनों में से केवल एक चीज हो सकती है, तो एकदिष्ट अधिमान नहीं हो सकते। ठीक है, अब जब हमें ये बोल दिया गया है कि 5-6 और 6-6 के बीच में यदि उपभोक्ता या आपका मित्र अगर तटस्थ है, तो सीधी सी बात है, जब वो तटस्थ होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, कर्म उसके जो अधिमान होंगे वो एकदिष्ट नहीं हो सकते। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और कंफ्यूजन निकल गया होगा, एकदिष्ट अधिमान और तटस्थ है ना, दोनों में से एक चीज होगी, कल आपको इतना सा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है और नॉलेज वाले क्वेश्चन है ना। ये एकदिष्ट अधिमान के आधार पर और तटस्थ के आधार पर क्वेश्चन थे। अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके मांग फलन से रिलेटेड है। तो ये दे रखा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक वस्तु के 2 उपभोक्ता हैं और इनके मांग फलन इस प्रकार से हैं। हमें दे रखा है, ये दे रखा हमारा 14 क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दे रखा है 2 उपभोक्ता, ठीक है, 2 उपभोक्ता दे रखे हैं और इनके मांग फलन दे रखे हैं। यानी कि एक जो मांग फलन दे रखा है D1, ये चूंकि कीमत के संदर्भ में तो इसलिए कोष्टक में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 - P, और एक हमें दे रखा है D2 और P, और ये आपको दे रखा है 30 - 2P, ठीक है। और अब हमें बताना है कि बाजार मांग फलन ज्ञात करना है। बाजार मांग फलन ज्ञात करना। देखो अब बहुत सारी बातें लिखी हुई यहाँ पर समझना, एक बहुत नॉलेज वाला और बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको अगर कोई मांग फलन दे रखा है और उस मांग फलन के साथ में पूछ लिया, जैसे कि हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि जो बजट रेखा का होता है, जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, तो हमने क्या लिखा था,
दोनों कीमतों के, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर। यहाँ आ रहा कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आपको कोई मांग फलन दे रखा है और उस मांग फलन का स्लोप पूछ ले, उसकी प्रवणता या ढाल पूछ ले, तो ऐसी स्थिति में समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो प्राइस के साथ में जो गुणांक दे रखा है, जो कीमत के साथ में जो आपको गुणांक दे रखा है, वही आपका स्लोप होगा। तो यहाँ पर देखो हमें स्लोप कितना दे रखा है, इसके साथ में 2 दे रखा है ना, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इस पी के साथ में हमारा स्लोप कितना है, वो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ समझना कि जो आगे दे रखा है का यहाँ पर जो कीमत होगी, है ना, वो 20 रुपए से अधिक नहीं हो सकती, है ना, और यहाँ जो कीमत होगी वो 15 रुपए से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कीमत ज्यादा हो जाएगी तो उस कीमत वो इतनी ज्यादा है कि उपभोक्ता क्या करेगा, इस मांग फलन के अकॉर्डिंग वो उस वस्तुओं की मांग करेगा ही नहीं, यानी कि मांग मात्रा जो हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। अब इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, जो आपका गुणांक आ रहा है उसको इसमें भाग लगा दो। तो यहाँ गुणांक 1 दे रखा है, 1 का 20 में भाग लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि वस्तु की कीमत यदि 20 रुपए या इससे अगर अधिक है तो इसमें मांग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी कि 20 रुपए से कम कीमत पर उपभोक्ता क्या करेगा, है ना, वस्तुओं की मांग मात्रा को लेना पसंद करेगा। यही वाली बात यहाँ पर भी आ रही है ना। देखो सूत्र रूप में लिखते हैं, अगर हमने सपोज यहाँ 25 लिख देते हैं, अब आपको डिमांड निकालनी है, 25 हमने लिख दिया तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 25, तो -5 आ जाएगा। इसका मतलब जो डिमांड हो जाती है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। और यही अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 18 लिख दिया, मान लो कीमत 20 रुपए से कम, तो 18 लिखेंगे तो हम कितनी इकाइयों की मांग करेंगे, 2 इकाइयों की मांग करेंगे। तो क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है कि आपको मांग फलन दे दिया, आपको कीमत दे दी और आपको बताएं कितनी इकाइयों की मांग करेगा, तो यह आ जाएगा 20 माइनस 18, तो वह कितनी इकाइयों की मांग करेगा, 2 इकाइयों की मांग करेगा। तो यहाँ पर समझना, इस गुणांक का भाग लगाया हमने, 2 का भाग लगाया 30 में, तो कितने आ गए, 15 आ गए। इसका मतलब 15 रुपए से अगर कीमत अगर कम है तो ऐसी स्थिति में मांग की जाएगी, और कीमत अगर 15 रुपए से अधिक हो जाएगी तो मांग किया जाना संभव नहीं, आपकी मांग मात्रा शून्य हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ 20 रुपए रख लेते हैं, 20 रुपए रखेंगे तो 20 का 2 से गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 40, तो 30 माइनस 40 माइनस के 10, तो मांग तो माइनस में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहाँ जो कीमत होगी वो 20 रुपए या उससे कम होनी चाहिए, और यहाँ जो कीमत होनी चाहिए 15 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। तो ये ऐसा हमें सवाल में दे रखा। अब आपको ये दोनों चीज दे रखी और हमसे पूछा गया बाजार मांग फलन क्या, और साथ में ये दे रखा है कि माना कि बाजार में केवल 2 ही उपभोक्ता हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इनका योग कर देंगे। तो बाजार मांग फलन ज्ञात करने के लिए हम इनका योग करेंगे। हम बाजार मांग को कैपिटल डी के द्वारा लिख देते हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा हमारा 50। अब यहां समझना है ना, देखो जब हम जोड़ वाक्य करते हैं और जब अचर संख्याएं होती है तो ऐसी स्थिति में समान समान चिन्ह जुड़ते हैं, और जो साइन होगा, जो निशान होगा वो वही रहेगा। तो देखो यह आ गया 2 और यह आ गया 1, है ना, तो 2 और 1 3, तो यह आ जाएगा -3p। तो समान समान चिन्ह इसलिए जुड़ गए, लेकिन साइन वही रहेगा, तो साइन माइनस का आ रहा है तो माइनस ही रहेगा। तो आपका जो बाजार मांग फलन आ जाएगा वो आ जाएगा 50 माइनस 3p। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें पता चली आपको। वैल्यू रख के कैसे डिमांड निकाल सकते हैं, साथ साथ में जो आपका मांग फलन हो जाएगा उसका गुणांक कितना होगा, और कीमत कितनी, कम से कम कीमत कितनी रहनी चाहिए। क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है ना कि आपको कोई भी डिमांड फलन दे दिया, है ना, इसकी जो न्यूनतम कीमत है वो कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम कीमत कितनी हो जाएगी, 4 का भाग लगाएंगे 40 में 10, तो कम से कम जो कीमत कितनी होनी चाहिए, वो 10 रुपए होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो कैसे भी आ सकता है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हर बात को बहुत ध्यान से समझते हैं, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अगर थोड़ा सा घुमा कर भी आएगा, और पैटर्न हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो पेपर आ रहे हैं उनके पेपर उत्तरोत्तर कठिन आते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार से आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो 4 का भाग लगाएंगे हम 40 में, यानी कि मिनिमम जो कीमत होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 रुपए होनी चाहिए, यानी कि 10 रुपए अगर उससे अधिक कीमत हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में सॉरी, आपकी जो अधिकतम कीमत होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और 10 रुपए से अगर मान लो कीमत अगर और ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, तो आपकी जो मांग मात्रा हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कीमत की जो लिमिट है वो हमें ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन कभी इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपका बाजार मांग फलन था। दो उपभोक्ता हैं, दोनों के जो मांग फलन दे रखे हैं और मांग फलन का योग किया, प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। छात्रों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको जो वीडियो लग रहा है वो कैसा लग रहा है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी जो वीडियो आने वाले हैं, है ना, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो उनके जो लिंक है वो आपको धीरे धीरे और आपको पता चल जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए, अगर कर रखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आ गया
क्वेश्चन संख्या 15। देखो हमने जो अभी क्वेश्चन संख्या 14 पढ़ा था ना, इसको ठीक अपन 15 में भी अप्लाई करेंगे। ये में दे रखा है कि मान लीजिए किसी वस्तु के 20 उपभोक्ता है, यानी कि हमें उपभोक्ताओं की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 20, और हमें मांग फलन दे रखा है प्रत्येक का, और ये बता रखा है कि प्रत्येक का जो मांग फलन है वो क्या है, एक समान है। तो ये हमें दे रखा है 10-3b। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ सकता है कि कीमत कितनी होनी चाहिए, कितनी कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या बताया था कि कीमत के साथ में जो गुणांक दे रखा है उसका भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा 10/3, यानी कि कीमत 10/3 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर इससे अधिक हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मांगे जाने वाली जो मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो कीमत कितनी होनी चाहिए, 10/3 से के बराबर या इससे कम होनी चाहिए ना। तो सॉरी, बराबर नहीं, इससे कम ही होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही क्या करेगा, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग करेगा। तो ये आ रहा है कि यदि एक जैसे मांग फलन सभी 20 उपभोक्ताओं के हैं, तब ऐसी स्थिति में बाजार मांग फलन कैसे ज्ञात करें। तो देखो बाजार मांग फलन निकालने का तरीका, सभी उपभोक्ताओं की स्थिति यदि एक जैसी है, तो हमें अगर ये समीकरण दे रखी है और हमारे पास में 20 उपभोक्ता हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, जैसे कि पहले 2 उपभोक्ता दे रखे तो दोनों का योग कर लिया, तो अब क्या 20 हम लिख के और उसका योग तो नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम सीधा ही इसका क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे। तो आपका जो बाजार मांग फलन आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, प्रत्येक पद से गुणा करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 200, फिर 20 का गुणा 3 से करेंगे तो 20 से 60, ये आ जाएगा 60p। तो आपका जो बाजार मांग फलन आ जाएगा वो आ जाएगा 200 माइनस 60p। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ऐसे बाजार को लीजिए जहां केवल 2 उपभोक्ता हैं और मान लीजिए कि वस्तु के लिए उनकी मांगे, अब हमें अलग अलग कीमत पर अलग अलग मांग मात्राएं दे रखी है और हमें पूछा गया कि जो बाजार मांग है वो कितनी होगी। देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखे हैं उपभोक्ता 2 दे रखे हैं, हमें प्राइस दे रखी है D1 और ये हमें दे रखा है D2, और कीमत दे रखी है 1 से लेकर 6 तक। कीमत अगर बढ़ती हुई है इसी स्थिति में क्या होगा, मांग मात्रा घटती हुई होगी। ये हमें दे रखी है 9, 8, 7, 6, 5, 4, और जो दूसरा उपभोक्ता है उसके में मांग दे रखी है 24, 20, नेक्स्ट दे रखा है 18, 16, 14, 12। ये हमें दूसरे उपभोक्ता की मांग मात्रा दे रखी है। अब हमें पूछा गया बाजार मांग ज्ञात करनी है, तो पहले मांग फलन के रूप में बाजार मांग ज्ञात कर रहे थे, अब हमें दे रखा प्रत्येक कीमत पर है ना अलग अलग मांग मात्राएं दे रखी है, तो हमें बाजार मांग ज्ञात करनी है। तो बाजार मांग तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू, ये आ जाएगा D1 प्लस D2। देखो आपको एक बात और बताई थी जब हमने बाजार मांग पढ़ा था कि बाजार मांग क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बाजार मांग विभिन्न उपभोक्ताओं की मांगे जाने वाली जो मात्रा है उनका क्षैतिज योग होता है, यानी क्षैतिज का मतलब अपन हॉरिजॉन्टल योग कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन कभी फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेशली, यानी कि रिक्त स्थान में ये क्षैतिज शब्द आ सकता है, इसलिए विशेष करके ध्यान रखना है ना। जो बाजार मांग होगी विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग का योग होती है, तो कौन सा योग होती है, वो क्षैतिज योग होती है। तो ये तो हमारा हो जाएगा लंबवत या वर्टिकल, और ये आ जाएगा हमारा क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। तो ये आ जाएगा 24 और 9, तो हम या तो फिर यूं भी लिख सकते हैं 24 और 9, या आ जाएगा 33, फिर 8 प्लस 20, यह आ जाएगा 28, 7 प्लस 18, 25, 6 प्लस 16, यह आ जाएगा आपका 22, और 5 प्लस 14, 19, और 4 प्लस 12, यानी कि ये 16। यानी कि कीमतें अगर बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में जो मात्राएं होंगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आप देखो कितना सरल क्वेश्चन है, और ये विगत 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, और 4 नंबर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या, केवल योग करना है ओनली, है ना। तो योग करने पर आपके 4 नंबर आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ थ्योरिकल वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है सामान्य वस्तु, क्वेश्चन नंबर 17 का सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। और ठीक अगला क्वेश्चन भी आ रहा है इसी से रिलेटेड, देखो है ना, और एक दूसरे के विपरीत भी है। निम्न स्तरीय वस्तु, दोनों को परिभाषित करना है। तो देखो सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु की डेफिनेशन बहुत सरल है, और इनकी जो डेफिनेशन है आपको जब वीडियो बनाए थे उससे बताया, इनकी जो डेफिनेशन है वो आय के आधार पर है। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है
और उपभोक्ता की आय कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सामान्य वस्तु बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में सामान्य वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आय यदि अगर कम हो जाती है तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या कहला रही है, सामान्य वस्तुएं कहला रही है। अब निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुएं, अब ये निम्न स्तरीय तुलनात्मक रूप से इन वस्तुओं की तुलना में ये क्या है, निम्न स्तरीय। तो ठीक इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो आ जाएगी कि आय के बढ़ने पर, देखो यहां देखना ना, अगर आय बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं की जो मांग होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता की आय में अच्छा स्तर हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा वो, इनकी तो मांग कम कर देगा, जबकि मांग किसकी बढ़ाएगा, वो सामान्य वस्तुओं की बढ़ाएगा। तो आय के बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम होती है और आय के कम होने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं बोल सकते हैं। इसका मतलब आय का सामान्य वस्तुओं के साथ में सीधा संबंध होता है और निम्न स्तरीय वस्तुओं का आय के साथ में विपरीत संबंध होता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हमें उदाहरण पूछा जाए तो क्या दे सकते हैं, तो या तो हम दे सकते हैं देशी घी, और यहां जो इसी से रिलेटेड जो उदाहरण आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वनस्पति घी, है ना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में डालडा घी भी कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि यहाँ अच्छी क्वालिटी वाला अनाज या गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, और यहाँ क्या आ जाएंगे, मोटे अनाज आ जाएंगे जो कीमत में अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो ये सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु और डेफिनेशन आएगी इनकी वो आय के आधार पर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये दे रखा है, स्थानापन्न वस्तुओं को परिभाषित कीजिए और ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे की स्थानापन्न है। देखो नाम से पता चल रहा है स्थानापन्न, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन हम लिखते हैं। 18वां क्वेश्चन में आ रहा हमारा स्थानापन्न वस्तु है। देखो नाम से पता चल रहा है स्थानापन्न यानी कि एक के स्थान पर दूसरी, तो वे वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी कम या अधिक मात्रा में प्रयोग की जा सकती है उन्हें हम क्या कह सकते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कह सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या आ जाएंगे, एक के स्थान पर दूसरी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, चाय के स्थान पर कॉफी का यूज कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम गुड़ के स्थान पर शक्कर का प्रयोग कर लें। तो ये जो चीजें आ रही है वो क्या आपकी क्या कहलाएगी, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी, यानी कि हम एक के स्थान पर दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इसी का, सॉरी ये 17 18 ना, इसे बाजार को लेते हैं। ये आपका 17वां क्वेश्चन था ना, ये आपका 18 क्वेश्चन हो गया, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन संख्या ये ना 18 19। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन संख्या 20, और ये मैं दे रखा पूरक वस्तुओं को परिभाषित करते हुए इसका उदाहरण दीजिए, पूरक वस्तु, ठीक है ना। जैसे ये दोनों जो है वो युग्म के रूप में, वैसे स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु भी युग्म के रूप में ना। तो स्थानापन्न वस्तुओं में एक के स्थान पर दूसरी, और पूरक वस्तुओं में वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है और एक के अभाव में दूसरी वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं होती, यानी कि उसका जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं, यानी कि वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि हम देखें व्हाइट बोर्ड है और मार्कर है, ये क्या हो जाएगा, है ना, पूरक वस्तुएं। फिर हम बोल सकते हैं जैसे मोबाइल फोन है और मोबाइल चिप हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, पूरक वस्तु है। आपकी बाइक और पेट्रोल है, वो क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु है। तो ये वे वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सामान्य वस्तु निम्न स्तरीय वस्तुएं आय पर आधारित है, और ये वे वस्तुएं जो एक साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है। तो ये एक के स्थान पर और ये दोनों साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है। मुझे उम्मीद है आज के जो ये सारे क्वेश्चन होंगे, देखो हमने फर्स्ट वाले लास्ट वीडियो में देखे थे 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन, और फिर हमने पढ़े थे 10 से लेके 19 तक क्वेश्चन। अगले जो 5 क्वेश्चन है हम वो अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो साथियों, अगर मान लो आपको कोई दिक्कत आती है, आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर इस बात को शेयर करें। धन्यवाद।